चलिए भाई, हेलो एवरीबॉडी। सभी को गुड इवनिंग। आज हम लोग अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले तो एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बच गए थे कल, जो हम लोग, राम राम भाई सभी को, गुड इवनिंग भी सभी को। कल की क्लास में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं कर पाए थे, जो कंडीशनल में ही हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले तो उन्हें समझ लेते हैं और फिर उसके बाद में हम आज डिस्कस करेंगे कंडीशनल के क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए, एक काम करता हूँ, मैं छोटी सी बात बता देता हूँ। या चलो, ये तो छोटी सी बात है, क्वेश्चन की मदद से भी समझ सकते हैं। यहाँ से देखिए, आज अच्छे लग रहे हो। अच्छा, आज अच्छा लग रहा हूँ, थैंक्स भाई, थैंक्स, बहुत ज्यादा थैंक्स। अच्छा, स्मार्ट लग रहा हूँ आज क्या मैं? चलो बढ़िया। अच्छा, तुम्हें कोर्स पे क्यों नहीं दिया? तुम जमींदार लोग हो, होशियार लोग हो, तुम्हें क्या करना है डिस्काउंट का, कंसेशन का? तुम इतने होशियार बच्चे हो, सारे प्यारे बच्चे हो, ठीक है। हम्म। पीटी स्टूडेंट है क्या, तो वो भी करेंगे डिस्कस, बच्चे कोई नहीं बचेगा। देखो, हाँ, टी शर्ट अच्छी है, बढ़िया भाई, थैंक्स। आप पढ़ाई लिखाई भी थोड़ी सी कर लें, देखो। चलिए, सभी को थैंक्स, अगर टी शर्ट अच्छी है और आप लोगों को अच्छी लगी, ठीक है। देखो, ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं, जो कंडीशनल में हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं कर पाए, तो इनमें मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आज, क्या नाम, अनलेस अंटिल का डिफरेंस है। असल में ये सारे क्वेश्चंस अनलेस अंटिल के डिफरेंस पे बेस्ड हैं। हालांकि हम लोग पहले से ही बात जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं फॉर्मेलिटी के लिए बता देता हूँ। देखो, अनलेस और अंटिल दोनों सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, ठीक है। अनलेस भी और अंटिल भी। अनलेस का यूज मतलब होता है इफ नॉट, इसका यूज हम करते हैं निगेशन के लिए। अनटिल का मतलब होता है टिल नॉट, इसका भी यूज करते हैं निगेशन के लिए। डिफरेंस ये होता है कि अनलेस के साथ में लिखी गई क्लॉज कंडीशन होती है, जैसे इफ के साथ लिखी गई होती है, और अनटिल के साथ लिखी गई क्लॉज टाइम होती है। बस ये बेसिक हमें समझना है, जो कि मुझे लगता है तुम लोग शायद पहले से भी जानते होगे। राम राम, ठीक है। एस्केप, एस्केप कोई ब्रांड है क्या? ये मैं तो ऐसे ही लिया था, मुझे पता नहीं कैसा है, नहीं। आरसीबी का प्लेयर लग रहा हूँ? भाई, आरसीबी मेरी फेवरेट टीम है, केवल दो वजह से, एक विराट कोहली और दूसरा एबीडी, ठीक है। हाँ। हम्म। तो आरसीबी मेरी फेवरेट टीम है, केवल एक एबीडी की वजह से और एक विराट कोहली की वजह से। लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाते, पता नहीं, आईपीएल में ना दोनों। चलो, एक बच्चा बता रहा है एसिकिलेट की फीस मत लेना, जिन्होंने ये कोर्स ज्वाइन किया। हाँ, दूंगा मैं उन्हें, और उल्टा दूंगा, जो एसिकिलेट के बच्चे रहेंगे ना, उन्हें फीस अपने पास से दूंगा। हम्म। अरे भाई, मुझे नहीं पता मैंने कितने की लिए, ये तो मैंने 2-3 महीने पहले लिए थे, पहनता कम ही हूँ। चलो खैर, अब बात कर लेते हैं। अच्छा, तुम लोगों की डीडी ऋषभ पंत, बढ़िया, बहुत अच्छा। ऋषभ पंत भी अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन फिर कहाँ एबी डिविलियर्स, कहाँ विराट कोहली, कहाँ भी ये पंत। चलो, मेन क्लॉज फ्यूचर में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही होगी। देखो बच्चे, हमेशा कुछ नहीं होता, ऑलवेज नेवर कोई वर्ड नहीं होता, इनके चक्कर में मत पड़ा करो, ठीक है। हाँ, बिल्कुल तुम्हें बेनिफिट दूंगा, सही कह रहे हो तुम लोग, यू डिजर्व, रियली यू डिजर्व बेनिफिट, ठीक है। हाँ, तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। हाँ, हो जाएगा बच्चे, हो जाएगा मोहन। चलो शुरू करते हैं। अनलेस कंजंक्शन जो होता है, ये कंडीशन का कंजंक्शन होता है, इसका मतलब इफ नॉट होता है, ठीक है। अनटिल का मतलब टिल नॉट होता है। अनटिल का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी एक्शन के टाइम को रेफर करना हो। अनलेस का यूज करते हैं जब हमें किसी काम के होने के, अच्छा नाउ लिख गया ये गलती से, नॉट लिखना, कंडीशन को रेफर करना हो। तो अनलेस के साथ में हमें वही स्ट्रक्चर्स यूज करने हैं जो हमने अनटिल के साथ सीखे हैं, मतलब इफ के साथ सीखे हैं। जो इफ के साथ हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किए थे ना, वही सारे डिस्कस होंगे इसके साथ में, ठीक है। हम्म।
अच्छा, अंटिल के साथ में इसका मतलब टिल नॉट होता है। कोई जरूरी नहीं है कि जिस सेंटेंस में अंटिल कंजंक्शन लिखा होगा उसमें कंडीशनल वाले स्ट्रक्चर्स यूज होंगे या नहीं होंगे, लेकिन अनलेस जब भी यूज होगा तो वो सेंटेंस हमेशा कंडीशनल होगा और उसमें कंडीशन वाले स्ट्रक्चर्स का ही यूज करना। डन, ये हो गया। हम्म। हाँ सही कह रहा है, ये साउथ अफ्रीकन जो होते हैं ना, चोकर्स ही होते हैं एक तरीके से। चलो आ जाओ, अब पहला क्वेश्चन देखो। आईपीएल की बातें बंद कर दो, आईपीएल की बातें करोगे ना तो कितनी भी बातें कर लो कभी खत्म नहीं होंगी। आंसर बताना शुरू कर दो। अनलेस द सन राइजेज वी शैल स्टे इनसाइड। अनलेस द सन राइजेज वी शैल स्टे इनसाइड। आंसर बताओ बच्चे जल्दी से। अनलेस द सन राइजेज वी शैल स्टे इनसाइड। ठीक है, अब देखो, अगर हम लिख देंगे ना अनलेस द सन राइजेस, तो इसका मतलब सनराइज को हमने एक वो मान लिया कंडीशन, लेकिन सन का राइज होना कंडीशन नहीं हो सकता। देखो मैंने अगर किसी से कहा इफ यू मीट हिम, तो ये कंडीशन है, प्रोबेबिलिटी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इसका अंडरस्टूड में हो गया यू में, हो सकता है तुम उसको मिलो, हो सकता है ना भी मिलो। तो ये एक कंडीशन है, पॉसिबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी होती है ना इफ के साथ जो हम लिखते हैं, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, सर्टेन फैक्ट है। सनराइज होता है हमेशा और सेट भी होता है हमेशा। तो सन का राइज होने या सन के सेट होने को हम कंडीशन नहीं मान सकते, क्योंकि वो एक्शन अब्सोल्यूट है। अब्सोल्यूट का मतलब सनसेट होगा ही होगा, राइज होगा ही होगा। ठीक है, तो इसको हम टाइम मान सकते हैं। टाइम मान सकते हो तो अंटिल लिख दो। अंटिल द सन राइजेस वी विल स्टे इनसाइड। तो इसका मतलब हो गया कि हम अंदर ही रुकेंगे तब तक जब तक सनराइज नहीं हो जाता, मतलब हम बाहर जाएंगे तब जब सनराइज हो जाएगा। लेकिन अगर हम अनलेस लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि अगर सनराइज नहीं होगा तो हम अंदर ही रुकेंगे। तो इसका मतलब ये लोग डाउट कर रहे हैं कि हो सकता है सनराइज ना ही हो। ऐसा कभी नहीं होता, सनराइज जरूर होगा। ठीक है, अब्सोल्यूट एक्शन है, हम उसको कंडीशन की कैटेगरी में रख नहीं सकते। नेक्स्ट आ जाओ। दे वुड नॉट गो टू द पार्टी अंटिल ही इनवाइट्स देम। सेकंड का बताओ। अब देखो हमने लिखा अंटिल ही इनवाइट्स देम, तो पार्टी में जाने के लिए इनविटेशन पाना जो होता है वो कंडीशन होती है, टाइम नहीं होता। मतलब पार्टी में लोग तभी जाते हैं जब उनको इनवाइट किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि जिस समय उनको इनवाइट किया जाएगा वो उसी समय चला जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा हो कि जिस समय उनको इनवाइट किया जाएगा वो उसी समय पहुंच जाएंगे तब तो ये ठीक है, लेकिन हमें पता है ऐसा नहीं होता। लोग पार्टी में जाते हैं, ठीक है, उसकी कंडीशन नहीं होती कि अगर वो इन्वाइटेड है तो, और नहीं तो नहीं जाते। तो इनवाइट किया जाना जो है वो टाइम नहीं है, पार्टी में जाने का वो कंडीशन है। ठीक है, तो लिखो अनलेस। और वैसे भी ये तो अपने कॉमन सेंस से समझ लो। मान लो किसी पर्सन ने हमें इनवाइट किया मंडे को, तो हम मंडे को थोड़ी पहुंच जाएंगे, जाएंगे तो पार्टी के दिन ही। तो पार्टी में जाना और इनवाइट किया जाना सेम टाइम के एक्शन नहीं है। पार्टी में ऐसा नहीं कि जिस समय कोई बुलाएगा उसी समय हम चले जाएंगे, हम जाएंगे जब पार्टी होगी तब, लेकिन उसके लिए इनविटेशन देना पड़ेगा। तो पार्टी में बुलाया जाना इनविटेशन है। सनराइज कभी कभी सर्दियों में नहीं होता है, होता है बेटा, लेट होता है। ठीक है, अंटिल यू विल रिटर्न दे विल नॉट गो होम। थर्ड का आंसर बताओ। अंटिल यू विल रिटर्न दे विल नॉट गो होम। Until you will return they will not go home. हम्म। हाँ, एक को इनवाइट करो दो फ्री चले जाते हैं, ऐसा ही होता है। ये बच्चा जो कमेंट कर रहा है ना यूपी का है पक्का, तभी इसको ये सारी बातें इतनी डिटेल में पता है कि एक को बुलाओ दो चले जाते हैं। जाता ये भी होगा, इसको बुलाया जाता होगा और ये दो साथ में लेके जाता होगा। हाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है बच्चे। अब देखो ये जो अंटिल हमने लिखा है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। मेन क्लॉज अगर फ्यूचर में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट टेंस में लिखा करो। तो विल ड्रॉप कर दे, लिखो अंटिल यू रिटर्न। अंटिल सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, तो अगर हमारी मेन क्लॉज फ्यूचर में तो इसके साथ में प्रेजेंट टेंस लिखो। तो ये ध्यान रखना, अनलेस अंटिल जो होते हैं इनके साथ में, ठीक है, फ्यूचर मत लिखा करो, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। अगर मेन क्लॉज फ्यूचर में होगी तो इनके साथ प्रेजेंट टेंस लिखना। फोर्थ में आ जाओ। दीज पीपल वुड नॉट गेट वेल अनलेस दे विल क्विट स्मोकिंग। अब देखो अनलेस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, मेन क्लॉज हमारी फ्यूचर में है। ये वुड नॉट पता नहीं क्यों लिख गया मेरे से, हर एक सेंटेंस में विल लिखना। ठीक है, दीज पीपल विल नॉट गेट वेल अनलेस दे क्विट स्मोकिंग। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि अनलेस का यूज हम करते हैं कंडीशन के लिए, अनटिल का यूज करते हैं टाइम के लिए। अनलेस अनटिल दोनों सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं अगर हमारा मेन क्लॉज में हो। ठीक है, हाँ, अगर हमारी मेन क्लॉज फ्यूचर में हो
तो अनलेस अनटिल के साथ लिखी गई क्लॉज जो होती है वो प्रेजेंट टेंस में लिखा करो, क्योंकि अनटिल जो है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, अनलेस भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो इनके साथ लिखी गई क्लॉज सबऑर्डिनेट होती है। तो अगर हमारी मेन क्लॉज फ्यूचर में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट टेंस में लिखा करो, ये जो टेंस का कॉन्सेप्ट है वही काम करेगा। बाकी देखो तुम्हें फिर से मैं एक बार याद दिला देता हूँ, टेंस में हमने कुछ कंजंक्शन डिस्कस किए होंगे, इफ, अनलेस, अनटिल, ठीक है, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, एज सुन एज, एटसेट्रा। ये जो हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं ना, इनका वैसे भी ध्यान रखा करो कि अगर मेन क्लॉज फ्यूचर का एक्शन हो तो इनके साथ जो सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखोगे उसमें एक्शन प्रेजेंट में लिखना, ठीक है। फिफ्थ का आंसर बताओ, फिफ्थ का आंसर बताओ, अनलेस यू डोंट बेग पार्डन दे विल नॉट फॉरगिव यू, अनलेस यू डोंट बेग पार्डन दे विल नॉट फॉरगिव यू। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बताओ बच्चे। अनलेस यू बेग पार्डन आ गया, ठीक है, बढ़िया, चलो अंकुश ने सही बताया। देखो यहाँ पे समझना, अनलेस जो होता है, ठीक है, इसका मतलब इफ नॉट होता है, तो इसका मीनिंग ऑलरेडी नेगेटिव होता है। क्योंकि इसका मीनिंग ऑलरेडी नेगेटिव होता है तो जो हमने डोंट लिखा नहीं, गलत हो गया। जब अनलेस हमने कंजंक्शन लिख दिया तो इस क्लॉज का मीनिंग नेगेटिव हो जाएगा, तो हमें नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से जैसे हमने अनटिल लिखा तो इस क्लॉज का मीनिंग नेगेटिव हो गया, तो अब हमें डिड नॉट अराइव लिखने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पे लिखो अराइव्ड, ठीक है, ऐसे लिख दो। तो देखो मैं फिर से बता देता हूँ, अनलेस और अनटिल जो होते हैं ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, इनके मीनिंग्स नेगेटिव होते हैं। तो अगर हम किसी क्लॉज में अनलेस अनटिल का यूज कर देंगे तो उस क्लॉज का मीनिंग ऑलरेडी नेगेटिव हो जाएगा, तो उसमें अलग से नॉट का यूज मत करना, ठीक है, एक चीज। दूसरा, एक छोटी सी बात और समझना, यहां देखो हमने अभी नॉट लिख रखा है, ठीक है, और यहां भी हमने नॉट लिख रखा है, और यहां भी हमने नॉट लिख रखा है, यहां भी नॉट लिख रखा है, ठीक। तो ये अपना समझ लेना कि अगर हम अनलेस अनटिल यूज करेंगे किसी सेंटेंस में तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें पूरे सेंटेंस में नॉट का यूज नहीं करना है। अनलेस अनटिल जिस क्लॉज के कंजंक्शन है उसमें नॉट का यूज नहीं करना है। मेन क्लॉज में हम यूज कर सकते हैं, दे विल नॉट गो होम मेन क्लॉज है, ठीक है, दे वुड नॉट गो टू द पार्टी मेन क्लॉज है, दे विल नॉट फॉरगिव यू मेन क्लॉज है, दीज पीपल वुड नॉट गेट वेल मेन क्लॉज है। तो अगर हमारी मेन क्लॉज में नॉट लिखा हो तो कोई इशू नहीं है, वो ठीक है, ठीक है। लेकिन जिस क्लॉज के कंजंक्शन अनलेस और अनटिल है उसमें दूसरा नेगेटिव वर्ड मत लिखना, क्योंकि अनलेस अनटिल खुद नेगेटिव होते हैं। तो अनलेस अनटिल अगर किसी क्लॉज में लिखे हुए हैं तो इनके साथ में नेगेटिव वर्ड का यूज मत करना, दे आर ऑलरेडी नेगेटिव, ये खुद नेगेटिव होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अनलेस अनटिल अगर किसी कंजंक्शन पूरे सेंटेंस में लिखे तो पूरे सेंटेंस में कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करना है। मेन क्लॉज में यूज कर सकते हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसमें अनलेस अनटिल यूज है मत यूज करना, ठीक है। अच्छा, जैसे ही अनलेस अनटिल है वैसे मैं दो चार वर्ड और बता देता हूँ, उनका भी ध्यान रखना। देखो, अनलेस अनटिल कंजंक्शन है, इनका ध्यान रखोगे। उसके बाद में जैसे फ्यू और लिटिल, ये डिटर्मिनर्स होते हैं। एक मिनट, कौन सा कलर है ये, फ्यू और लिटिल जो है, ठीक है, ये हमारे डिटर्मिनर्स होते हैं। इनका मतलब हार्डली एनी होता है, हार्डली का मतलब ऑलमोस्ट नो होता है, तो ये भी नेगेटिव होते हैं, इनके साथ भी दूसरा नेगेटिव वर्ड मत लिखा करो। उसके बाद में एक लेस्ट होता है कंजंक्शन, ये हमने कंजंक्शन में पढ़ा होगा। इसका मतलब होता है मे इट नॉट हैपन, तो इसका भी मतलब नेगेटिव होता है, इसके साथ भी दूसरा नेगेटिव वर्ड मत लिखा करो, ठीक है। उसके बाद में कुछ एडवर्ब्स होते हैं, जैसे सेल्डम है, रेयरली है, ठीक है, इनका मतलब ऑलमोस्ट नेवर होता है, तो इनके साथ में दूसरा नेगेटिव वर्ड मत लिखा करो। उसी तरीके से हार्डली है, बेयरली है, स्कैसली है, इनके साथ भी मत लिखा करो, इनका मतलब भी ऑलमोस्ट नो होता है। तो ये कुछ वर्ड और भी ऐसे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं जिनके साथ में नॉट का यूज मत किया करो, एक चीज। उसके बाद में देखो, डिनाई वर्ब है, डिनाई का मतलब होता है ना नॉट टू एडमिट, कि कुछ कर लेना लेकिन उस बात को मानना नहीं, तो इसका भी मतलब नेगेटिव होता है। रिफ्यूज का मतलब होता है नॉट टू एग्री, कि हमने कुछ कर लिया लेकिन अब हम उसको मान नहीं रहे, तो इसका भी मीनिंग नेगेटिव होता है, ठीक है। उसके बाद में डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब होता है नॉट टू एक्सेप्ट, किसी को कोई चीज ऑफर की गई लेकिन उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसका भी मीनिंग नेगेटिव होता है। फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब होता है नॉट टू अलाउ, तो इसका भी देखो मीनिंग नेगेटिव होता है।
तो ये ध्यान रखना, देखो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। डिनाई, डिक्लाइन, फॉरबिड और रिफ्यूज, ये वर्ब्स हैं। इनके मीनिंग्स नेगेटिव होते हैं, ठीक है, निगेशन के लिए यूज होती हैं। सेल्डम, हार्डली, बेयरली, स्केसली, रेयरली, ये हमारे एडवर्ब्स हैं। इनके भी मीनिंग नेगेटिव होते हैं। लेस्ट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसका भी मीनिंग नेगेटिव होता है। फ्यू लिटिल डिटर्मिनर्स हैं, इनका भी मीनिंग नेगेटिव होता है। तो जैसे अनलेस और अनटिल है, हाँ विदाउट भी होता है, बिल्कुल बच्चे, विदाउट भी प्रेपोजिशन होती है, ठीक है। तो अगर हमने अनलेस अनटिल का यूज कर लिया तो इनका मीनिंग नेगेटिव होता है, तो इनके साथ में कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड का यूज मत करना, ठीक है बच्चे। हाँ, विदाउट भी है, नेवर भी है, ये भी ध्यान रखना। सम मोर क्वेश्चंस, कुछ और भी क्वेश्चंस है, एक बार इन्हें भी देखना। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। Until he is ill, he will have to take this medicine twice daily. नेक्स्ट का आंसर बताओ बच्चे। ठीक है, अब देखो समझ में आ गया। वैसे तो अगर हम ये सेंटेंस देखें तो ये ग्रामर के हिसाब से तो सही है, बस मीनिंग के लिहाज से गलत है। क्या गलत है इसमें, ये समझना। अंटिल ही इज इल का मतलब हो जाएगा कि जब तक वो इल नहीं होता, ही विल हैव टू टेक दिस मेडिसिन डेली, कि उसको ये दवा 2 बार रोज लेनी पड़ेगी जब तक बीमार नहीं हो जाता। तो इसका मतलब ये निकला कि जब ये ठीक हो जाएगा तो उसको दवा लेना बंद कर देना है। ये बेतुका मीनिंग है, बाहियात मीनिंग है। आदमी दवा तब लेता है जब वो बीमार हो। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करना है, नेगेटिव नहीं। तो अंटिल हटाओ, एज लॉन्ग एज लिख दो। अब देखो, ये एज लॉन्ग एज और अंटिल, ये दोनों ही कंजंक्शन टाइम के होते हैं, बस डिफरेंस क्या होता है, अंटिल का मीनिंग नेगेटिव होता है, एज लॉन्ग एज का मतलब पॉजिटिव होता है। अगर कभी लगे कि किसी कंडीशन में हमें पॉजिटिव मीनिंग की जरूरत है तो एज लॉन्ग एज लिख देना। एज लॉन्ग एज भी कंजंक्शन ऑफ टाइम होता है, अंटिल भी कंजंक्शन ऑफ टाइम होता है। एज लॉन्ग एज का मीनिंग पॉजिटिव होता है, अंटिल का मीनिंग नेगेटिव होता है, ठीक है। अगला देखो, दे विल टेक केयर ऑफ यू एज लॉन्ग एज यू विल स्टे हियर। अब देखो, मेन क्लॉज फ्यूचर में है, हमने एज लॉन्ग एज सबऑर्डिनेट क्लॉज भी फ्यूचर में लिख दी। ये जो एज लॉन्ग एज होता है ना, ये भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। अब चूंकि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है और मेन क्लॉज हमारी फ्यूचर में है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट टेंस में लिखो। तो जिस तरीके से हम अनलेस और अनटिल के साथ में फ्यूचर अवॉइड करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से एज लॉन्ग एज के साथ भी फ्यूचर अवॉइड किया करो। एज लॉन्ग एज भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। थर्ड देखो, दे कैन लीव दिस प्लेस प्रोवाइडेड दैट दे क्लियर देयर ड्यूज। ये जो प्रोवाइडेड दैट हम लिखते हैं ना, ये कंजंक्शन भी कंडीशन के लिए यूज होता है और इसका भी मतलब इफ होता है, ठीक है। दे कैन लीव दिस प्लेस प्रोवाइडेड दैट दे क्लियर देयर ड्यूज, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया इफ दे। आंसर बताने इसका। एक काम करना है, ये सेंटेंस नो एरर का लिख गया, ध्यान नहीं दिया, इसमें मिस्टेक करनी थी वो करी नहीं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में बच्चे कोई मिस्टेक नहीं है। इनकेस आ सकता है बच्चे, हाँ इनकेस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। क्योंकि अंटिल टाइम का कंजंक्शन होता है, इसीलिए हमने उसको एज लॉन्ग एज से रिप्लेस किया, ठीक है। अंटिल और एज लॉन्ग एज दोनों टाइम के होते हैं। थर्ड क्वेश्चन नो एरर है, इसमें कोई मिस्टेक है नहीं। ये गलती से इसमें मिस्टेक करनी रही होगी लेकिन वो नहीं हुई किसी तरीके से, चलो इसे अपना, ये नो एरर है, ठीक है। दे कैन लीव दिस प्लेस इफ दे क्लियर देयर ड्यूज, मतलब अगर वो अपनी ड्यूज क्लियर कर देंगे तो फिर यहां से जा सकते हैं। अगला देखो, इफ यू एक्सपेक्टेड बेटर रिजल्ट्स, इफ यू एक्सपेक्टेड बेटर रिजल्ट्स रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट्स वेल। फोर्थ का आंसर बताओ बच्चा। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बताओ। प्रोवाइडेड दैट को बिल्कुल बच्चे बिना दैट के भी यूज कर सकते हैं, कई बार केवल हम प्रोवाइडेड का यूज करते हैं, दैट गोज अंडरस्टूड। अगला देखो, इफ यू एक्सपेक्टेड बेटर रिजल्ट्स रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट्स वेल। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बताओ बच्चे।
अब देखो मैं बताता हूं इसमें क्या है आंसर। एक्सपेक्ट का मतलब होप करना होता है बच्चे, वो सही है। ये जो हमने लिखा ना रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट्स वेल, ये हमारी मेन क्लॉज है। और मेन क्लॉज देखो इंपेरेटिव सेंटेंस है, लिखा ना रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट्स वेल, मतलब हम अपने लिसनर को कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने के लिए कह रहे हैं। तो ये इंपेरेटिव क्लॉज है। अगर मेन क्लॉज इंपेरेटिव सेंटेंस है तो हमें पता है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम किसी पर्सन को कुछ एडवाइस करते हैं, करने के लिए सजेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये ध्यान रखना कि अगर मेन क्लॉज इंपेरेटिव सेंटेंस हो ना, तो वो हमेशा कंडीशनल ओपन ही होगा। वो इसलिए हमेशा ओपन होगा क्योंकि अगर हम किसी पर्सन को कोई काम करने के लिए कह रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है वो रियलिस्टिक सिचुएशन होगी जिसको किया जा सकता होगा, क्योंकि अगर कोई ऐसा काम होगा जो नहीं किया जा सकता होगा तो हम किसी को ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट ऐसा करने के लिए नहीं कहेंगे, ठीक है। तो अगर मेन क्लॉज कभी भी इंपेरेटिव सेंटेंस हो तो वो हमेशा ओपन कंडीशनल होता है। ओपन कंडीशनल में इफ क्लॉज प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है, तो इसको ऐसे लिखो, इफ यू एक्सपेक्ट बेटर रिजल्ट्स। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, इफ यू एक्सपेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ पर्सन गोज टू हॉस्पिटल इफ अनलेस ही सफर्स अ हार्ट अटैक। इन दोनों में से हमें एक को चूज करना है, क्या लिखें, इफ लिखें अनलेस लिखें। अ पर्सन गोज टू हॉस्पिटल इफ ही सफर्स अ हार्ट अटैक और अनलेस ही सफर्स अ हार्ट अटैक। इफ आ जाएगा, ठीक है, इफ ही सफर्स हार्ट अटैक। अनलेस लिख देंगे तो मीनिंग नेगेटिव हो जाएगा। अनलेस अनलेस का मतलब होगा इफ ही डजंट सफर अ हार्ट अटैक, अगर वो हार्ट अटैक सफर नहीं करता तो फिर वो हॉस्पिटल जाता है, ये बेतुका मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई पर्सन सफर करता है हार्ट अटैक तो वो हॉस्पिटल जाता है, ठीक है। अगले में आ जाओ, नो पर्सन गोज टू हॉस्पिटल इफ ही अनलेस ही, नो पर्सन गोज टू हॉस्पिटल इफ अनलेस ही सफर्स अ हार्ट अटैक। ध्यान देना यहाँ पे अ पर्सन लिखा हुआ है और यहाँ पे नो पर्सन लिखा हुआ है। सिक्स का आंसर बताओ। अनलेस आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमें नेगेटिव मीनिंग ही चाहिए होगा, क्योंकि अगर हार्ट अटैक नहीं होगा तो आदमी क्यों हॉस्पिटल जाएगा। हालांकि बाकी कंडीशन में भी जा सकता है लेकिन हार्ट अटैक होने पे ही जाएगा ना, बिना हुआ तो नहीं जाएगा। तो अब अनलेस आ जाएगा। तो अनलेस का मीनिंग नेगेटिव के लिए, इफ का मीनिंग पॉजिटिव के लिए, मतलब इफ का मीनिंग पॉजिटिव होता है, अनलेस का मीनिंग नेगेटिव होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों ही कंडीशनल के लिए यूज होते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये अनलेस अनटिल के यूजेस बचे हुए रह गए थे, ये हो गए हमारे डिस्कस। अब आते हैं सीधे अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन देखें। हरीश विल प्ले टेनिस इफ ही फिनिश दिस वर्क इन टाइम। हरीश विल प्ले टेनिस इफ ही फिनिश दिस वर्क इन टाइम। अब देखो समझना, मेन क्लॉज में हमने विल प्ले लिखा तो इसका मतलब ये सिचुएशन प्रोबेबल है। प्रोबेबल का मतलब जिसके होने के चांसेस हैं, लाइकली। अगर ये प्रोबेबल कंडीशन है तो इफ क्लॉज में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी, फिनिशेस। इफ ही फिनिशेस, तो इसका आंसर हो गया, ठीक है। फिनिशेस आ गया, बढ़िया। नेक्स्ट में देखो, इफ ही वॉज जनरस ही वुड हेल्प द पुअर। सेकंड का आंसर तो तुम लोग अपने आप ही बताओ। इफ ही वॉज जनरस ही वुड हेल्प द पुअर। देखो अगर हम इफ लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये सिचुएशन हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अगर हम ये सिचुएशन, हाँ बिल्कुल बच्चे, फर्स्ट वाला ओपन कंडीशन, सेकंड का आंसर बताओ। इफ ही वॉज जनरस ही वुड हेल्प द पुअर। तो अगर हम ये लिख रहे हैं इफ ही वॉज जनरस, तो इसका मतलब जनरस तो होगा नहीं। और वैसे भी देखो हमने वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रखी है, तो इसका मतलब ये सिचुएशन इमेजिनरी है। अगर इमेजिन कर रहे हो तो वॉज का यूज मत करो। वॉज का यूज इंडिकेटिव मोड में किया जाता है जब फैक्ट वगैरह एक्सप्रेस करना हो। ये फैक्ट नहीं है, इमेजिनेशन है, तो वर्ड लिखो, इफ ही वर जनरस। नेक्स्ट देखो, आई एम सो अपसेट इफ आई वर यू। आई एम सो अपसेट इफ आई वर यू। अब देखो यहाँ पे इफ आई वर यू जो हमने लिखा है ये इमेजिनेशन है, और हमें पता है हम इसे चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये अनरियलिटी है, अनरियलिटी रही होगी और अनरियलिटी ही हमेशा रहेगी। कि जो आई है वो आई है, जो नहीं है सो नहीं है, ठीक है। तो अगर हम ये लिख रहे हैं इफ आई वर यू, तो इसका मतलब पर्सन जो है वो आई यू तो बन नहीं जाएगा, ना पास्ट में रहा होगा, ना आज बन जाएगा, ना कल बन जाएगा। तो जब हमें पता है ये सिचुएशन इमेजिनरी है तो मेन क्लॉज में हमें इसका रिजल्ट शो करने के लिए वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा, आई वुड बी सो अपसेट। ये सेमी क्लोज कंडीशनल है, सेकंड टाइप का। वुड बी ही आएगा बच्चे।
वुड बी ही आएगा। अब देखो एक तो है उन्होंने वर लिख दिया, अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं। वर लिखा जाता है इफ क्लॉज में, मानते ही नहीं। ठीक है, हाँ वुड भी आएगा। वुड हैव बीन भी लिख सकते हैं बच्चे, वुड हैव बीन भी लिख सकते हैं, ठीक है हाँ। नेक्स्ट देखो, वर इट अ हॉलीडे टुडे आई शैल गो टू द जू। अबे टुडे लिखा ना, इसका मतलब प्रेजेंट की सिचुएशन को पर्सन इमेजिन कर रहा है कि अगर हॉलीडे होता तो इसका मतलब हॉलीडे होगा नहीं, तभी ये पर्सन इमेजिन कर रहा है। तो अगर ये हॉलीडे होगा नहीं लेकिन कोई पर्सन हॉलीडे इमेजिन कर रहा है तो ये सेमी क्लोज कंडीशन हो गया। अगर ये सेमी क्लोज कंडीशन हो गया तो ये प्रोबेबिलिटी तो हो नहीं सकती, शैलो विल प्रोबेबिलिटी के लिए यूज होते हैं, लेकिन सेमी क्लोज कंडीशन है तो इसका मतलब इम्प्रोबेबल सिचुएशन है। इम्प्रोबेबल सिचुएशन है तो लिखो वुड, आई वुड गो टू द जू। ठीक है, वर इट अ हॉलीडे का मतलब है इट इज नॉट अ हॉलीडे। तो अगर ये सिचुएशन इमेजिनरी है तो इसका रिजल्ट भी इमेजिनरी हो जाएगा, तो शैल विल का यूज मत करो, वुड का यूज कर लो। नेक्स्ट देखो, योर मदर वुडंट हैव बीन एंग्री इफ यू हैड गुड ग्रेड्स। इसका आंसर बताओ। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर अपने आप बताओ। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर अपने आप बताओ। ठीक है, इफ यू हैड। अब देखो इसमें पता है क्या, ये जो हमने वुड नॉट हैव बीन लिखा ना, ये परफेक्ट फॉर्म है वर्ब की। परफेक्ट फॉर्म का मतलब ये काम हो चुका है। अगर ये हो चुका काम है तो इसका क्लोज कंडीशन बनेगा। और वैसे भी अपना समझ लो, अगर हम वुड हैव बीन लिख रहे हैं ना, वुड के साथ में परफेक्ट फॉर्म वर्ब की लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये रिजल्ट आ चुका है, इसका मतलब पास्ट का रिजल्ट है। अगर ये रिजल्ट पास्ट का है तो इसकी कंडीशन हमेशा पास्ट की होगी। अगर कंडीशन पास्ट की होगी तो इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट लिखना पड़ेगा। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हैड के साथ थर्ड फॉर्म, तो इसको लिखो हैड। इफ यू हैड गुड ग्रेड्स, अंडरस्टूड मीनिंग इसका ये हो जाएगा बट यू डिडंट हैव। इफ के साथ कभी वुड कभी शुड, ऐसा नहीं है बच्चे। शुड तो हम यूज करते हैं तब जो हमें ये एक्सप्रेस करना है सिचुएशन ना प्रोबेबल है ना इम्प्रोबेबल है, वुड का यूज मत किया करो। नेक्स्ट देखो, दे वुड नो इंग्लिश वेल नाउ इफ दे वर्कड हार्डर लास्ट ईयर। हैड वर्कड आ जाएगा, ठीक है। देखो पहली बात तो ऐसा समझना, ये जो हमने लिखा ना दे वुड नो इंग्लिश वेल नाउ, ये नाउ लिखा, ये नाउ का मतलब ये रिजल्ट प्रेजेंट का है। अगर रिजल्ट प्रेजेंट का है तो जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि अगर रिजल्ट प्रेजेंट का होगा तो कंडीशन हमेशा पास्ट की होगी। ठीक है, तो वैसे तो देखो लास्ट ईयर लिख ही रखा है इफ क्लॉज में, तो ऐसे ही पता चल गया कि इफ क्लॉज में लिखी गई कंडीशन पास्ट की है। लेकिन अगर नहीं भी लिखा होता तो ये जो नाउ लिखा है ना हमने मेन क्लॉज में, तो इससे पता चल गया कि रिजल्ट प्रेजेंट में है। अगर ये रिजल्ट प्रेजेंट में है तो इसकी जो हम कंडीशन सपोज करेंगे वो पास्ट की ही होगी। पास्ट की कंडीशन होने की वजह से लिखना हेड प्लस थर्ड फॉर्म, इफ दे हैड वर्कड हार्डर लास्ट ईयर। हम्म, आई के साथ, आई के साथ में बेटा वुड लिखोगे या शुड लिखोगे वो तो डिपेंड करेगा ना। मॉडल में पढ़ा था शुड का यूज करते हैं सजेशन के लिए या शुड का यूज करते हैं इम्प्रोबेबिलिटी के लिए, ठीक है। आई के साथ में शुड का यूज तभी क्या करो जब उसका यूज रिक्वेस्ट परमिशन या ऑफर के लिए हो रहा हो, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी शो करने के लिए हमेशा वुड लिखा करो, ठीक है। बट फॉर द टाइमली हेल्प द पेशेंट कुड नॉट हैव सेव्ड, ये तो आसान है। कुड नॉट हैव सेव्ड जो हमने वर्ब लिखी ना, इसका सब्जेक्ट पेशेंट है, लेकिन पेशेंट डूअर तो हो नहीं सकता सेव वर्ब का, तो इस वर्ब का मीनिंग पैसिव होना चाहिए। पैसिव बनाने के लिए बी की फॉर्म लिखनी पड़ती है, तो लिखो कुड हैव बीन सेव्ड। बट फॉर द टाइमली हेल्प द पेशेंट कुड नॉट हैव बीन सेव्ड। ठीक है, तो इसको पैसिव बनाना है क्योंकि पेशेंट डूअर नहीं उस वर्ब का, तो उस वर्ब को हमें पैसिव वॉइस में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वी कांट टेक एनी फर्म डिसीजन अनलेस वी फिनिश द इन्वेस्टिगेशन। इसका आंसर तो खूब सोच समझ के अपने आप बताओ तुम लोग। एट्थ क्वेश्चन का आंसर अपने आप बताओ।
अनटिल आएगा, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझना, ये पर्सन कह रहा है कि हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते अनलेस वी फिनिश द इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ पे ध्यान देना, डिसीजन लेने वाले पर्सन, इन्वेस्टिगेशन करने वाले पर्सन सेम है। तो अगर ये लोग खुद ही इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो इन्वेस्टिगेट का फिनिश करना इनके लिए कंडीशन नहीं हो सकता, क्योंकि जो पर्सन खुद काम कर रहा है उसे पता ही कि वो ऐसा करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने वाला पर्सन कोई और होता और डिसीजन लेने वाला कोई और होता तो हम ये मान लेते कि ये कंडीशन है कि भाई अगर उन्होंने नहीं इन्वेस्टिगेट को फिनिश किया तो हम कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर इन लोगों को ही डिसीजन लेना है और इन्हीं को काम करना है तो ऑब्वियस बात है, काम तो करेंगे ही करेंगे। तो इसमें कोई डाउट तो है नहीं कि काम नहीं होगा। तो अगर कोई डाउट नहीं है तो कंडीशन तो हुई नहीं, तो हम इसको टाइम मान लेते हैं अनटिल। अनटिल वी फिनिश द इन्वेस्टिगेशन का मतलब जब तक ये इन्वेस्टिगेशन हम फिनिश ना कर लें। तो मतलब हम डिसीजन जरूर लेंगे, लेकिन हम डिसीजन लेंगे इन्वेस्टिगेशन के फिनिश होने के बाद, पहले नहीं। अगला देखो, हैड मोहन आस्क्ड मी यस्टरडे आई वुड हेल्प हिम। अब वैसे तो देखो, जैसे हमने हैड मोहन आस्क्ड मी यस्टरडे लिखा ना, ये पास्ट है। हैड मोहन आस्क्ड मी यस्टरडे जो हमने लिखा है ये पास्ट है, कंडीशन पास्ट की है ना। तो हमने मेन क्लॉज में वुड हेल्प लिख दिया। वुड हेल्प जो है रिजल्ट है प्रेजेंट का। तो हमने पढ़ा था कि वुड हेल्प हम प्रेजेंट में रिजल्ट लिख सकते हैं, लेकिन अगर प्रेजेंट में रिजल्ट लिखोगे ना तो प्रेजेंट का कोई ना कोई वर्ड लिखना चाहिए। नाउ है, टुडे है, दिस ईयर है, ऐसे। अगर नहीं लिखा हो तो जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है कंडीशनल का वही फॉलो किया करो। वुड हैव हेल्प्ड, तो इसको लिखो हैड मोहन आस्क्ड मी यस्टरडे आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, ठीक है। हाँ, फिर से मैं बता देता हूं, अगर वहां पे लिखा होता आई वुड हेल्प हिम नाउ, आई वुड हेल्प हिम टुडे, तो वो सही हो जाता। लेकिन वहां पे कोई प्रेजेंट का टाइम लिखा नहीं है तो हम उसको सपोज नहीं कर सकते अपनी तरफ से। तो हमें यही मान के चलना पड़ेगा, ये क्लोज कंडीशन है और इसको क्लोज कंडीशन के हिसाब से ट्रीट करो। यहाँ पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, तो मेन क्लोज में रिजल्ट पास्ट का शो करने के लिए वुड के साथ में वर्ब की परफेक्ट फॉर्म लिखो, हैव हेल्प्ड। तो आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। टेंथ देखो, इफ यू हैड नॉट वेस्टेड योर मनी फुलिशली यू वुड नॉट हैव had to live miserably today. If you had not wasted your money foolishly, you would not have had to live miserably today. इसमें देखो क्या है, अगर इसमें ये टुडे ना लिखा हो, मान लो कि इस सेंटेंस में ये टुडे लिखा नहीं है, तो ये सेंटेंस सही है। हम ये मान लेंगे इस पर्सन ने अपना पैसा पास्ट में वेस्ट कर दिया फुलिशली और उस वजह से इसे सफर करना पड़ गया पास्ट में, तो हम मान लेंगे वुड नॉट हैव हैड टू, ठीक है। देखो होता पता है क्या, अगर हम वुड नॉट हैव हैड टू लिखेंगे, ठीक है, तो ये आई वुडेंट हैव हैड टू लिखेंगे ना तो ये रिजल्ट पास्ट का हो जाएगा। लेकिन वहां पे टुडे लिखा हुआ है, ये देखो टुडे लिखा हुआ ना, तो अगर ये टुडे लिखा हुआ तो रिजल्ट प्रेजेंट का है। प्रेजेंट का रिजल्ट शो करने के लिए हमें वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी, तो हमें लिखना पड़ेगा वुडेंट हैव टू, ठीक है। तो अगर ये टुडे नहीं लिखा होता तो हम इसे सही मान लेते हैं, पास्ट की कंडीशन पास्ट का रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट प्रेजेंट में टुडे लिखा हुआ है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वुड नॉट के साथ में हैव लिखना है, तो वो जो हैव लिखा हुआ है उसको सही मान लो और सी पार्ट के हेड को रिमूव कर दो, ये लो सेंटेंस सही हो गया। तो इसको लिखो वुड नॉट हैव टू लिव मिजरेबली टुडे, ठीक है, कि तुम्हें मतलब इतना मुसीबत में नहीं रहना पड़ता, लेकिन चूंकि अब पैसा बर्बाद कर लिया तो अब इस तरीके से रहना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, ही वुड हैव सेंट टू अ पोस्ट कार्ड इफ यू हैड योर एड्रेस। नेक्स्ट का आंसर बताओ। ही वुड हैव सेंट टू अ पोस्ट कार्ड इफ यू हैड योर एड्रेस। वुड सेंड, अब देखो मान लो अगर बच्चे तुमने यहाँ पे सेंड लिख दिया तो इस सेंड हैव को तो हटा नहीं पाओगे, ठीक है। तो इधर तो करेक्शन तुम्हें दो पार्ट में करना पड़ेगा। एक तो ये गलती हो जाएगी कि दो पार्ट में करेक्ट नहीं कर पाओगे, और दूसरी बात जब तुम्हें बता दिया गया कि अगर कभी ऐसा लगे कि हम एक सेंटेंस को दो तरीके से सही कर सकते हैं तो करेक्शन बाद वाला किया करो, ठीक है। तो जो हमने लिखा ना ही वुड हैव सेंट टू अ पोस्ट कार्ड, तो ये रिजल्ट पास्ट का है। अगर ये रिजल्ट पास्ट का है तो इसकी कंडीशन भी पास्ट की होगी। पास्ट की कंडीशन को हेड प्लस थर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता है, तो इसको हेड हेड लिख दो। तो पहली बात तो यहाँ पे करेक्शन कर नहीं पाओगे क्योंकि दो पार्ट करेक्ट करने पड़ेंगे। दूसरी बात जब तुम्हें लगे कि हम दो करेक्शन कर सकते हैं तो करेक्शन बाद वाला किया करो, तो हेड हेड लिखो बच्चे। नेक्स्ट देखो, अनलेस द मैनेजर डजंट अलाउ,
अनलेस का मीनिंग नेगेटिव होता है ना, तो इस डज नॉट की जरूरत नहीं है, सिंपली अलाउज लिखो। तो अनलेस अनटिल हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, जिस मेन क्लॉज में मतलब अगर हमने क्लॉज में अनलेस अनटिल का यूज कर रखा है तो उसमें कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड मत यूज क्या करो। 13th देखो, इफ यू चेस्ड टू हेयर्स यू विल कैच नीदर। 13th का आंसर बताओ। थर्ट, हाँ अलाउज आ जाएगा इसमें। अब 13th का आंसर बताओ बच्चा। 13th का आंसर बताओ। आप देखो, सबसे पहले एक चीज बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। ये जो लिखा गया सेंटेंस है ना, इसका मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन दो खरगोश, हेयर्स का मतलब खरगोश होता है, उनको चेस करेगा, पीछा करेगा, तो एक भी नहीं पकड़ पाएगा। खैर ये तो हो गया इसका लिटरल मीनिंग। एक्चुअल में इसके थ्रू क्या मीनिंग कन्वे किया जा रहा है वो समझना है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई पर्सन दो काम करेगा तो वो एक भी नहीं कर पाएगा, एंड दैट इज क्वाइट ट्रू। ये सच्चाई है, ऐसे ही होता है कि अगर कोई पर्सन दो काम करने की कोशिश करता है तो वो एक भी काम अच्छे से नहीं कर पाता। तो ये जो सिचुएशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, ये सिचुएशन रियलिस्टिक है। रियलिस्टिक का मतलब जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना वो रियलिटी है, ऐसा ही होता है। तो ये ओपन कंडीशन बनेगा। अगर ओपन कंडीशन बनाओगे तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ जाएगी, क्योंकि ये इमेजिनेशन नहीं है, ये अनरियलिटी नहीं है, ये रियलिटी है। ऐसा ही होता है कि जो लोग दो काम करने की कोशिश करते हैं वो एक भी काम अच्छे से नहीं कर पाते। क्योंकि ये लिखी गई सिचुएशन हमारा इमेजिनेशन नहीं है, अनरियलिटी नहीं है, एक ट्रुथ है। तो इसको ओपन कंडीशन में लिखो। ओपन कंडीशन में लिखोगे तो इफ क्लॉज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी, मेन क्लॉज में फ्यूचर लिखना पड़ेगा। उधर फ्यूचर सही लिखा हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लिख दो। ठीक है, इफ यू चेज, हाँ। 14th में आ जाएगा एज लॉन्ग एज इट रेंस। एज लॉन्ग एज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। अगर हमने मेन क्लॉज फ्यूचर में लिख रखी हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट टेंस में लिखा करो। तो इसको लिखो एज लॉन्ग एज इट रेंस। नेक्स्ट देखो, दे विल बाय द पिक्चर इफ इट इम्प्रेस देम। विल बाय लिख दिया ना, तो इसका मतलब प्रोबेबल सिचुएशन है। विल सेल का मतलब प्रोबेबिलिटी होता है। तो अगर ये सिचुएशन प्रोबेबल है तो इसकी जो कंडीशन हमने इम्प्रेस लिखी ना, ये गलत हो गई। इसको लिखो इम्प्रेसेस, क्योंकि ओपन कंडीशन बनेगा। जो प्रोबेबल सिचुएशंस होती हैं उनको ओपन कंडीशन में लिखा करो। ओपन कंडीशन में इफ क्लोज प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है। नेक्स्ट देखो, इफ यू आर आई इट इज नॉट पॉसिबल। यू जो है वो आई है, आई जो है वो यू बन नहीं सकता, तो ये सिचुएशन अनरियल है, इमेजिनरी है। वर लिखो, इफ यू वर आई। तो ये सिचुएशन प्रोबेबल नहीं है। अगर ये प्रोबेबल होती तो हम इफ यू आर आई को सही मान लेते, लेकिन ये प्रोबेबल है नहीं, तो इसीलिए लिखो इफ यू वर आई। नेक्स्ट देखो, इफ यू वांटेड टू प्लीज एन इंग्लिश मैन बी वेरी पोलाइट अबाउट हिज गार्डन। अब देखो ध्यान से समझना, ये जो हमने लिखा ना बी वेरी पोलाइट अबाउट हिज गार्डन, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। मतलब हम अपने लिसनर से ये कह रहे हैं कि अगर तुम चाहते हो कि कोई इंग्लिशमैन तुमसे नाराज ना हो और खुश रहे, तो उसके गार्डन को गंदा मत करो। ठीक है, तोड़फोड़ मत मचाओ। तो अगर मेन क्लॉज कभी भी इंपेरेटिव सेंटेंस हो तो ये हमारे हमेशा ओपन कंडीशनल ही होते हैं। ओपन कंडीशनल का मतलब होता ही है इफ क्लॉज प्रेजेंट टेंस में। देखो बच्चे, रोहित कुमार, बाद वाला करेक्शन क्या करो, हमेशा बात को समझो। करेक्शन क्या करो, हमेशा बाद वाला। ठीक है, अगर कभी लगे ना हम एक सेंटेंस को दो तरीके से ही कर सकते हैं, देन ऑलवेज करेक्ट द लेटर पार्ट। बाद वाले पार्ट को करेक्ट क्या करो। नेक्स्ट देखो, आई वुड गो विद यू इफ इट इज नॉट सो डार्क नाउ। शुड बी पोलाइट मत लिखो बेटा, वो इंपेरेटिव मूड है, वो सही है। नेक्स्ट देखो, आई वुड गो विद यू इफ इट इज नॉट सो डार्क नाउ। अब देखो, ये इफ क्लॉज है और ये नाउ है। तो इसका मतलब इफ क्लॉज में लिखी गई सिचुएशन जो हम सपोज कर रहे हैं, इफ का मतलब सपोज करना होता है, तो इफ क्लॉज में जो हम सिचुएशन सपोज कर रहे हैं वो पास्ट या फ्यूचर की नहीं है, वो प्रेजेंट की है।
अब हमने पढ़ा कि जब भी हम प्रेजेंट में कोई सिचुएशन सपोज करते हैं तो वो हमेशा अनरियलिटी ही होती है, क्योंकि प्रेजेंट हमारे सामने ट्रूथ होता है। मान लो कोई पर्सन अगर प्रेजेंट में ये सपोज कर रहा है कि अगर अंधेरा ना होता तो इसका मतलब अंधेरा होगा, तभी वो ऐसा सपोज कर रहा है। तो इसका मतलब ये लिखी गई सिचुएशन फैक्ट नहीं है, ये अनरियलिटी है। अगर ये अनरियलिटी है तो इसको ऐसे लिखो, इफ इट वर नॉट सो डार्क। तो इसका अंडरस्टूड मीनिंग पता क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा बट इट इज। इफ इट वर नॉट सो डार्क बट एक्चुअली इट इज। इफ आई वर ही, हिम यूज किया जा सकता है। नहीं बच्चे, नॉमिनेटिव केस लिखा करो। सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट ही होते हैं, उनको नॉमिनेटिव केस में लिखा करो। आई सब्जेक्ट है, वर्ग के बाद उसी का कॉम्प्लीमेंट लिखोगे तो वो भी सब्जेक्ट होगा। अगला देखो, यू वुड बी वेल नाउ इफ यू टुक दिस मेडिसिन यस्टरडे। अब देखो, पहली बात तो वुड बी वेल जो हमने लिखा ना, इसके साथ टाइम लिखा नाउ, नाउ प्रेजेंट का टाइम है। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन हम सपोज कर रहे हैं ना, ये कंडीशन है प्रेजेंट की। अगर ये कंडीशन प्रेजेंट की है, ठीक है, तो इसका मतलब सॉरी, ये रिजल्ट है, मेन क्लॉज है ना ये, यू वुड बी वेल नाउ। तो ये रिजल्ट प्रेजेंट में है। अगर ये रिजल्ट प्रेजेंट में है तो इसकी कंडीशन पास्ट में ही होगी। ये हमेशा ध्यान रखो, मतलब ये फैक्ट है कि अगर रिजल्ट प्रेजेंट में है तो कंडीशन हमेशा पास्ट में ही होगी। और नहीं तो देखो यहाँ पे स्टडी लिखा हुआ भी है, तो इससे हमें पता चल गया कि इफ क्लॉज में जो हम सिचुएशन सपोज कर रहे हैं वो प्रेजेंट की नहीं पास्ट की है। अगर ये पास्ट की सिचुएशन है तो हैड टेकन लिखो, हैड टेकन। इफ यू हैड टेकन दिस मेडिसिन यस्टरडे। नेक्स्ट देखो, ही माइट हैव गॉट हर्ट इफ यू वर केयरलेस दैट डे। अब देखो, दैट डे का मतलब पास्ट हो गया, ठीक है। ये रिजल्ट भी पास्ट का दे रखा, माइट हैव गॉट, तो रिजल्ट पास्ट का हो गया। दैट डे लिख रखा है, इससे पता चल गया कि इफ क्लॉज में लिखा गया एक्शन पास्ट का है। अगर इफ क्लॉज में लिखा गया एक्शन पास्ट का है तो पास्ट के इमेजिनेशन के लिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करो, हैड बीन। तो इसको लिख दो हैड बीन। ही माइट हैव गॉट हर्ट इफ ही हैड बीन केयरलेस दैट डे। अंडरस्टूड मीनिंग इसका पता क्या हो जाएगा? इसका अंडरस्टूड मीनिंग हो जाएगा बट ही वॉज नॉट केयरलेस दैट डे, लेकिन वो उस दिन केयरलेस था नहीं, इसीलिए उसको चोट नहीं लगी। नेक्स्ट देखो, आई शैल सपोर्ट यू ऑल अंटिल यू आर लॉयल टू मी। आई शैल सपोर्ट यू ऑल अंटिल यू आर लॉयल टू मी। 21st का आंसर तुम लोग अपने में बताओ। 24th क्वेश्चन का आंसर अपने आप बताओ। एज लॉन्ग एज आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर हम ये लिख देंगे ना, आई शैल सपोर्ट यू ऑल अंटिल यू आर लॉयल टू मी, तो इसका मतलब हो गया टिल यू आर नॉट लॉयल, कि जब तक तुम मेरे लिए लॉयल नहीं रहोगे मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। लेकिन ये मीनिंग गलत है, क्योंकि अगर लोग सपोर्ट नहीं होंगे तो कोई मतलब अगर कोई पर्सन लॉयल नहीं होंगे तो हम उन्हें सपोर्ट क्यों करेंगे? और सपोर्ट करेंगे उन्हें जो लॉयल है, और वो भी तब तक जब तक लॉयल हैं। जब नहीं रहेंगे लॉयल तो उनका भी सपोर्ट बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव मीनिंग चाहिए, यू आर लॉयल टू मी का मीनिंग पॉजिटिव होना चाहिए। अंटिल कंजंक्शन लिख दोगे तो मीनिंग नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको हटा के लिखो एज लॉन्ग एज। नेक्स्ट देखो, इफ ही वुड have made no mistakes, he could have won the first prize। 22nd का आंसर, 22nd का आंसर बताओ। हाँ, अब देखो पता है इसमें क्या है? अनलेस बच्चे लिख दोगे तब भी तो गलत हो जाएगा। अनटिल अनलेस दोनों का तो मीनिंग नेगेटिव होता है। और जब कह रहा हूं कि अनटिल को रिप्लेस करना है तो एज लॉन्ग एज से क्या करो, क्योंकि ये दोनों टाइम का रेफर करते हैं, ठीक है। इफ यू वुड हैव हमने लिख दिया। कल हमने एक छोटी सी बात डिस्कस की थी, अगर तुम्हें ध्यान रह गई हो। देखो, जो हमारी इफ क्लॉज होती है, इफ क्लॉज अगर हम ओपन कंडीशन बनाएंगे तो ये प्रेजेंट टेंस में होगी, ठीक है। क्लोज कंडीशन बनाएंगे तो ये पास्ट टेंस में होगी, मतलब सॉरी सेमी क्लोज बनाएंगे तो पास्ट में होगी। और अगर हम क्लोज कंडीशन बनाएंगे तो इफ क्लोज का टेंस पास्ट परफेक्ट होगा। मतलब इफ क्लोज या तो पास्ट परफेक्ट में होगी, या पास्ट में होगी, या प्रेजेंट में होगी। यहाँ पे देखो हमने वुड हैव मेड लिख रखा है, ये पॉसिबल नहीं है। इफ क्लोज में विल शैल नहीं यूज होते तो वुड भी नहीं यूज होगा, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो हमने मेन क्लोज में लिख रखा कुड हैव वन। तो कुड हैव वन का मतलब ये कोई ऐसा रिजल्ट है जो कि आ चुका है, तो इसका मतलब ये रिजल्ट पास्ट का है। देखो वुड कुड हैव के साथ जो हम वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखते हैं ना, ये पास्ट के रिजल्ट्स होते हैं। तो अगर ये रिजल्ट पास्ट का है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी कंडीशन भी पास्ट की होगी। पास्ट की कंडीशन होने का मतलब ये क्लोज कंडीशन है। क्लोज कंडीशन में जो इफ क्लॉज होती है उसमें हमें हैड के साथ थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ती है। थर्ड फॉर्म ये मेड लिखी हुई है, बस हैड की जरूरत है, तो ये वुड हैव हटाओ, हैड लिख दो। तो इसको लिखो, इफ ही हैड मेड नो मिस्टेक्स ही कुड हैव वन द फर्स्ट प्राइज। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हमने लिखा यू विल गेट लेट इफ यू विल मिस द नेक्स्ट ट्रेन। अभी इफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, मेन क्लॉज फ्यूचर में लिखी हुई है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट टेंस लिखो। अगर हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मेन क्लॉज और फ्यूचर क्लॉज, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों फ्यूचर में हो, तो मेन क्लॉज को फ्यूचर में लिखा करो, सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट टेंस में लिखा करो। नेक्स्ट देखो, दे वुड नॉट हैव गॉट कंफ्यूज इफ द टीचर एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट वेल एनफ। वुडंट हैव गॉट कंफ्यूज लिखा है। अभी देखो रिजल्ट पास्ट का है। अगर ये रिजल्ट पास्ट का है तो इफ क्लॉज में जो हम कंडीशन लिखेंगे वो भी पास्ट की होगी, क्योंकि रिजल्ट पास्ट का है तो कंडीशन पास्ट की होगी। अगर ये पास्ट की कंडीशन है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिखो, इफ द टीचर हैड एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट वेल एनफ। नेक्स्ट देखो, ही वुड बी अ डेवलप्ड कंट्री, वी वुड बी अ डेवलप्ड कंट्री टुडे इफ वी गॉट फ्रीडम इन 1857। देखो ये रिजल्ट तो है प्रेजेंट का, वी वुड बी अ डेवलप्ड कंट्री टुडे बट एक्चुअली वी आर नॉट डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। अब हम एक कंडीशन इमेजिन कर रहे हैं कि अगर वो कंडीशन हो गई होती तो ये रिजल्ट आज आ गया होता है। तो पहली बात तो टुडे लिखा हुआ है, ऐसे ही जान जाओ कि रिजल्ट प्रेजेंट में है, तो कंडीशन पास्ट में ही होगी। नहीं तो देखो हमने यहाँ पे लिख भी रखा है 1857, तो इसका मतलब जो इफ क्लॉज में हम कंडीशन इमेजिन कर रहे हैं वो प्रेजेंट की नहीं पास्ट की है। पास्ट की कंडीशन इमेजिन कर रहे हो तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म लिखो, इफ वी हैड गॉट फ्रीडम इन 1857, इफ वी हैड गॉट फ्रीडम इन 1857। 26 देखो, इफ आई शैल मीट हिम टुमारो आई शैल इन्फॉर्म यू, ठीक है। अब देखो ये इफ क्लॉज है फ्यूचर में, ये मेन क्लॉज है फ्यूचर में। अगर मेन क्लॉज फ्यूचर में है तो इफ क्लॉज को प्रेजेंट टेंस में लिखो। इफ क्लॉज सबऑर्डिनेट एक्शन होती है, मेन क्लॉज अगर फ्यूचर में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट टेंस में लिखा करो। 27th में हमने लिखा वर आई ए किंग। वर आई ए किंग का मतलब ये पर्सन सपोज कर रहा है कि अगर मैं किंग होता, तो एक्चुअल में किंग होगा नहीं तभी ऐसा सपोज कर रहा होगा। तो अगर ये सिचुएशन इमेजिनरी है तो इसका रिजल्ट भी इमेजिनरी हो जाएगा। जो इमेजिनरी रिजल्ट होते हैं उनको वुड के साथ में फर्स्ट फॉर्म में लिखा करो, तो इसको लिखो वुड बी, आई वुड बी वेरी हैप्पी, ठीक है। वर आई ए किंग आई वुड बी वेरी हैप्पी, ठीक है। गॉटन नहीं होती है थर्ड फॉर्म, गॉट होती है, गॉटन जो मत लिखा करो। 28 का आंसर होता। 28 का आंसर होता बच्चा। 28 का आंसर बताओ। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना, नो बडी कैन एवर गो बैक इन टाइम। टाइम में कोई पर्सन बैक जा नहीं सकता, ना प्रेजेंट में, ना पास्ट में, ना फ्यूचर में। तो जो सिचुएशन हम यहाँ पे गेस कर रहे हैं ना, इफ आई एम एबल टू गो बैक इन टाइम, इट इज क्वाइट इमेजिनरी कंडीशन एंड इट इज एन ऑल टाइम इमेजिनेशन। मतलब एक ऐसी सिचुएशन है जो हर समय इमेजिनरी ही रहेगी। तो वर लिख दो, इफ आई वर एबल टू गो बैक इन टाइम। तो इसका मतलब है बट आई कांट, नो बडी कैन गो बैक इन टाइम, कोई भी पर्सन टाइम में वापस नहीं जा सकता, तो लिख दो इफ आई वर एबल टू गो बैक इन टाइम। 29 देखो, यू वुड नॉट हैव गॉट अ कोल्ड इफ यू लिसन टू योर मदर। अब देखो वुड नॉट हैव कॉट कोल्ड का मतलब हो गया रिजल्ट पास्ट का है, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लिख दी ना, तो रिजल्ट पास्ट का है। अगर रिजल्ट पास्ट का है तो कंडीशन भी पास्ट की होगी। पास्ट की कंडीशन लिखोगे तो इफ के साथ में हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा, तो लिखो इफ यू हैड लिसन टू योर मदर, इफ यू हैड लिसन टू योर मदर, ठीक है।
अंडरस्टूड मीनिंग हो जाएगा बट यू डिडंट लिसन टू योर मदर, लेकिन तुमने अपनी मम्मी की बात सुनी नहीं इसलिए बीमार पड़े। नेक्स्ट देखो, इफ यू हैड बीन अपोजिट जेंडर यू वुड ग्रो बियर्ड। 30th का आंसर अपने आप बताओ। इफ यू हैड बीन अपोजिट जेंडर यू वुड ग्रो बियर्ड। अब हम किसी से कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा जेंडर अपोजिट होता तो तुम्हारी दाढ़ी निकलती, तो इसका मतलब जिससे बात कही जा रही है वो कोई महिला है। इसका मतलब जिससे बात कही जा रही है वो कोई महिला है। बेटा आलोक सिंह तो पिटेगा बहुत, समझा। रिमूव बीन, बीन रिमूव कर दोगे यहां से तो हैड मेन वर्ब हो जाएगी। इसका मतलब हो जाएगा इफ यू हैड अपोजिट जेंडर, अगर तुम्हारे पास अपोजिट जेंडर होता है। बेतुकी बातें कर रहे हो बेटा, पोजीशन की बात नहीं हो रही है। देखो मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या है। जिससे बात कही जा रही है वो महिला होगी। अच्छा, जो महिला है वो ना तो पास्ट में पुरुष रही होगी, ना आज पुरुष हो जाएगी, ना कल हो जाएगी, तो ये सिचुएशन हमेशा की अनरियलिटी है, तो इसको लिखो वर। हैड बीन जो हमने लिखा ना, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये एक्सप्रेस करती है एक ऐसी कंडीशन जो पास्ट का इमेजिनेशन हो, लेकिन ये इमेजिनेशन प्रेजेंट फास्ट फ्यूचर हमेशा का है। जिससे हम कह रहे होंगे वो उस समय भी तो महिला नहीं होगी, मतलब उस समय भी तो पुरुष नहीं होगा। तो ये उस समय की अनरियलिटी भी है जिस समय हम बात कर रहे हैं, पास्ट की भी अनरियलिटी है और आगे भी अनरियलिटी ही रहेगी। तो इस तरीके की सिचुएशन जो परमानेंट अनरियलिटीज होती हैं उनको वर्ब प्लस सेकंड फॉर्म में लिखा कर, मतलब उनको लिखा ही हमेशा सेकंड फॉर्म के साथ करो। तो जो ऑल टाइम इमेजिनेशन होते हैं उनको वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ लिखा करो। इफ यू हैड अपोजिट जेंडर, है अगर तुम्हारे पास अपोजिट जेंडर होता। क्या आप बेतुकी बात करते हैं। चलो ये हो गया। नेक्स्ट देखो, चलो इसका आंसर अपने आप बताओ। इफ शी वर सेंसिबल एनफ शी वुड नॉट आस्क हिम दैट सिली क्वेश्चन। इफ शी वर सेंसिबल एनफ शी वुडंट आस्क हिम दैट सिली क्वेश्चन। आई लव यू वेरी मच। लव यू बेटा। अबे 31st का आंसर बता दो। इफ शी हैड बिन, बढ़िया। और सोचो। अब देखो यहाँ पे समझना, इस सेंटेंस में अगर इतना ना लिखा हो, मतलब अगर ये क्लॉज ना लिखी हो, तो ये सेंटेंस सही है। मतलब अगर केवल इतना लिखा हो, इफ शी वर सेंसिबल एनफ शी वुड नॉट आस्क हिम दैट सिली क्वेश्चन, तो हम इसे सही मान लेंगे और हम इसको सेमी क्लोज मानेंगे। सेमी क्लोज का मतलब ये काम अभी हुआ नहीं लेकिन होने के चांसेस पूरे हैं, कि कोई पर्सन है वो सेंसिबल है नहीं और उसने एक ऐसा क्वेश्चनेयर तैयार किया है कि वो किसी पर्सन से अनसेंट क्वेश्चन पूछने के लिए उसने तैयार कर लिया है। अब चूंकि उसने अगर लिस्ट बना ली क्वेश्चंस की तो वो पूछेगी भी। तो हम उसके बारे में कह रहे हैं कि अगर ये पर्सन सेंसिबल हो तो ऐसे क्वेश्चन ना पूछे किसी से, लेकिन चूंकि ये सेंसिबल है नहीं तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछ देती है, ठीक है। तो हम इसको फ्यूचर मान के मान लेंगे कि चलो ये सही है। लेकिन ये जो हमने लिखा ना बाई विच शी ऑफेंडेड हिम, तो इसका मतलब हो गया बाई विच का मतलब थ्रू विच, जिसके द्वारा उसने उसको नाराज कर दिया पर्सन को। तो अगर इस पर्सन ने उस पर्सन से क्वेश्चन पूछ के नाराज कर दिया तो इसका मतलब ये काम हो चुका है, वुडंट हैव आस्क्ड वाला। ये काम इसलिए हो चुका होगा क्योंकि ये इसका रिजल्ट आ गया, देखो ये लिखा ना रिजल्ट है, शी ऑफेंडेड हिम, कि उसने उसको नाराज कर दिया, गुस्सा कर दिया, ठीक है। तो अगर इसने उस पर्सन को अफेंड कर दिया तो इसका मतलब वो काम हो गया होगा। अगर वो काम हो गया होगा तो उसको परफेक्ट फॉर्म में लिखो, वुडंट हैव आस्क्ड, शी वुडंट हैव आस्क्ड हिम दैट सिली क्वेश्चन।
अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, शी वुडेंट हैव आस्क्ड दैट सिली क्वेश्चन का मतलब हो गया बट शी डिड, लेकिन उसने क्वेश्चन पूछ दिया। अब हमें कैसे पता उसने क्वेश्चन पूछ दिया, क्योंकि ये उसका रिजल्ट लिखा हुआ है। क्वेश्चन पूछने की वजह से आदमी नाराज हुआ होगा ना, तो इसका आंसर आ गया। तो इसमें आएगा वुडेंट हैव आस्क्ड, ये आंसर है। अच्छा, फिर रह गई बात ये कि जब हम वहां पे वुडेंट हैव आस्क्ड लिख देंगे तो ये वर्क ऐसे सही हो जाएगा, क्या इसे हैड बीन ना लिखें? इसे मत लिखो, ये सही है। ये इसलिए हम सही मान लेंगे क्योंकि देखो मेंटल और फिजिकल मैच्योरिटी की ना एक एज होती है। कोई पर्सन जो होता है वो फिजिकल मैच्योर होता है एक सर्टेन एज तक, फिर उसके बाद उसकी फिजिकल मैच्योरिटी खत्म हो जाती है, डिके होना शुरू हो जाती है। उसी तरीके से मेंटल मैच्योरिटी की बात होती है कि कोई पर्सन किसी एक पर्टिकुलर एज तक मैच्योर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ वो आगे होगा भी नहीं, मतलब वो ऑप्शन हमेशा के लिए खत्म हो गया और ये एब्सोल्यूट अनरियलिटी हो गई, परमानेंट अनरियलिटी। तो ये जो वर है ना ये तो जस्टिफाई हो जाएगा, लेकिन वो गलत है। वो इसलिए गलत है क्योंकि उस एक्शन का रिजल्ट आ चुका है, तो उसे परफेक्ट फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, वुडंट हैव आस्क्ड। ठीक है, 30 सेकंड का आंसर बताओ अपने आप। 30 सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी बताओ अपने आप। इफ आ जाएगा, अंटिल भी नहीं आएगा बेटा। अंटिल लिखोगे तब भी तो देखो, असल में ये नेगेटिव मीनिंग की वजह से गलत हो रहा है। अगर हम अनलेस लिखेंगे ना तो इसका मतलब हो जाएगा अपने लिसनर से ये कह रहे हैं कि इफ यू डोंट फील अनवेल, अगर तुम्हें अनवेल फील ना हो तो डॉक्टर को बुला लेना, जो कि बेतुका मीनिंग है। डॉक्टर को कॉल तब किया जाता है जब हम अनवेल हो। तो यहाँ पे इफ लिखो, इफ यू फील अनवेल। मैच्योरिटी किस एज तक आती है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन एक एज तो होती होगी ना, लिमिट तो होती होगी। अलग अलग लोगों के अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग सोशल गैदरिंग में वेरी करता रहता है। 33rd का आंसर बताओ। यू कैन विड्रॉ अप टू 10 लाख रुपीज प्रोवाइडेड दैट यू हैड द मनी इन योर अकाउंट। प्रोवाइडेड दैट यू हैड द मनी इन योर अकाउंट। अभी देखो हमने पढ़ा था प्रोवाइडेड दैट का मतलब इफ होता है, तो जो हमने प्रोवाइडेड दैट लिखा है ना इसका मतलब है इफ। तो ये कंडीशनल है। अच्छा ध्यान से देखो, ये जो लिखा गया स्टेटमेंट है ना, ये बैंक्स का रूल है। बैंक्स का ये रूल है कि भाई अगर आपको कैश विड्रॉ करना है तो 10 लाख रुपए तक अगर आपके अकाउंट में है तो आप विड्रॉ कर सकते हो। सेविंग्स वगैरह जो होता है ना, सेविंग्स अकाउंट में हमें लगता है इतनी ही लिमिट होती है कैश विड्रॉल के साथ। तो हमने लिखा इफ यू कैन विड्रॉ अप टू 10 लाख रुपीज प्रोवाइडेड दैट यू हैव द मनी इन अकाउंट। तो ये रूल है। अगर ये बैंक्स का रूल है तो इसका हमें ओपन कंडीशन में लिखना पड़ेगा। ओपन कंडीशन के लिए हमने मेन क्लॉज में कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म लिख दी, जो कि सही है। लेकिन जो इफ क्लॉज है ना इसमें हमें वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म लिखनी पड़ेगी, हैव। तो ये जो हमने कंडीशन वाली क्लॉज लिखी ना इफ यू हैव, तो उसमें हैव लिखो। हैव इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ओपन कंडीशनल है, और ये ओपन कंडीशनल इसलिए है क्योंकि इमेजिनेशन नहीं है, बैंक्स का रूल है। तो जो बैंक के रूल्स होते हैं, ठीक है, जो बैंक्स के रूल होते हैं, जो लॉज होते हैं, जो यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, वो हमेशा ओपन कंडीशनल होते हैं, ये ध्यान रखना। तो चूंकि ये बैंक्स का रूल है तो ये ओपन कंडीशनल है। ओपन कंडीशनल होने की वजह से हमने मेन क्लॉज में कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म लिख दी, ठीक है, और इफ क्लॉज में अपनी सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट टेंस लिख दिया। 34 देखो, वर ही यू ही शैल डू इट। वर ही यू ही शैल डू इट, 34 का आंसर अपने आप बताओ। वर ही यू ही शैल डू इट। अब देखो एक चीज तो क्लियर है कि जो हमने वर ही यू लिखा है ना, ये सिचुएशन इमेजिनरी है। इमेजिनरी सिचुएशन होने का मतलब ये कि जो ही है वो यू नहीं हो जाएगा, यू ही नहीं हो जाएगा। तो इसको या तो हम सेमी क्लोज बनाएं या क्लोज बनाएं। अभी हमने मेन क्लोज में शैल डू लिख रखा है। विल शैल का यूज हम करते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए। प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस तब की जाती है जब ओपन कंडीशन हो। ये कंडीशन इमेजिनरी है तो ओपन कंडीशन बन नहीं सकता। या तो हम इसे सेमी क्लोज बनाएं वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखकर, या हम वुड हैव प्लस लिख के थर्ड फॉर्म बनाएं। फिलहाल में ज्यादा मेहनत मत करो, वुड डू लिख दो। वर ही यू ही वुड डू इट। वर ही, बी मत लिखो बच्चे, डू जो वर्ब है वो लिख ही रहने दो, शैल की जगह वुड लिख दो, बस इतना करो। वर ही यू ही वुड डू इट, ठीक है, ये लो हो गया।
तो ये कंडीशनल के क्वेश्चन थे, छोटा ही चैप्टर होता है वो, तो कल जितना हमने पढ़ लिया था उसी से एक लगभग क्लियर हो गया था, कवर हो गया था, ठीक है। तो ये कंडीशन छोटे चैप्टर होता है। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे वॉइस या नरेशन। वॉइस स्टार्ट करते हैं, पहले पहले वॉइस पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे नरेशन, ठीक है। तो मैं फिर से बता देता हूँ, कल से हम लोग वॉइस का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो वॉइस के बारे में जो भी तुम्हें थोड़ा बहुत आता जाता हो वो अपने एक बार रिवाइज कर लेना। और कंडीशनल हो गया, टेंस हो गया, वॉइस नरेशन, प्रिपोजिशन बचे हुए, ठीक है। अच्छा, मुझे लग रहा है तुम लोगों ने शायद टेलीग्राम वाला चैनल ज्वाइन कर लिया होगा, कल जो बताया था, असेक इंग्लिश टेलीग्राम चैनल, ठीक है। हाँ, वॉइस स्टार्ट करेंगे, वॉइस से स्टार्ट करेंगे। तो अगर तुम लोगों ने वो टेलीग्राम ज्वाइन, बच्चे वॉइस नरेशन के बाद में फिर प्रिपोजिशन स्टार्ट करेंगे। वॉइस नरेशन के बाद में प्रिपोजिशन का ही स्टार्ट करेंगे। ही हैज स्लेप्ट, ठीक है। अगर बच्चे इसमें ड्यूरेशन लिखोगे तो ये इनकम्प्लीट माना जाएगा, अदरवाइज कंप्लीट माना जाएगा। टेंस में हमने यही पढ़ा था ना कि जो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखते हैं ड्यूरेशन या पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में, वो इनकम्प्लीशन शो करते हैं, ठीक है। तो ये वॉइस नरेशन हो गया। और सोने का काम, ठीक है। और बाकी तो चलो कल से वॉइस स्टार्ट करते हैं। आज मैं चलता हूँ, आज मेरी यूट्यूब पे भी क्लास नहीं है, तो जल्दी फ्री हो जाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। और कल अब हम लोग मिलेंगे, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो क्या नाम है आपका, वॉइस। वॉइस कल से स्टार्ट करेंगे, तब तक जो भी करना कराना है वो अपने आप रिवीजन रिवीजन कर लेना, ठीक है। हाँ, क्या बच्चे, चैनल नाम लिख दो। चैनल नाम बेटा कल बताया, चलो मैं बता देता हूँ, देखो फिर से एक बार। मुझे लग रहा है आप उसको दो तरीके से एक्सेस कर सकते हो। एक मिनट, मतलब जैसे यूट्यूब रहेगा ना, यूट्यूब बता रहा हूँ क्या नाम, चैनल से यूट्यूब का ही नाम आता है हर बार याद। टेलीग्राम, कैसे लिख दिया टेलीग्राम, टेलीग्राम ऐप रहेगा, तो उस पे असेक इंग्लिश, असेक इंग्लिश नाम से अपना चैनल है, ठीक है। या उस पे जैसे होता है ना वो यूजर आईडी सा कुछ, एट द रेट ऑफ असेक इंग्लिश, तो असेक इंग्लिश उस पर सर्च करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। एक पुराना चैनल भी है, एक नहीं कई पुराने होंगे, ठीक है। चलो अब तो, अभी तक तो हमने कभी बनाया नहीं था, तो लोगों ने हमारे नाम के बना लिए, चलो अब तो हमने बना लिया अपना। नेक्स्ट वीक सिलेबस खत्म हो जाएगा क्या, नेक्स्ट वीक नहीं, उसके नेक्स्ट वीक तक जाएगा, अभी नेक्स्ट वीक नहीं खत्म हो जाएगा, प्रिपोजिशन ही चलेगा 6-7 क्लास, ठीक है, इतनी जल्दी नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो चलो गुड नाइट सभी को, अब मैं चलता हूँ। ये बातें करोगे तो तुम लोग तो खाली टाइम है, तुम्हें कुछ करना धरना तो है नहीं, अब बातों में लग जाओगे, ठीक है, मेरे साथ भी बातें करोगे। तो एक काम करता हूँ, अब मैं चलता हूँ, सभी को गुड नाइट भैया, कल मिलूंगा, ठीक है, तब बातें करूंगा, आज के लिए बाय।